हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हमारे इस जो अभी यूट्यूब चैनल पे मॉक की प्रैक्टिस हो रही है, चाहे सिविल ब्रांच वालों में सिविल सर सुशील सर ले रहे हैं और मैकेनिकल में मॉक मैं ले रहा हूँ। तो आपसे पहले भी मैंने बोला था कि इस मॉक से देने से पहले आप पहले जाके मॉक टेस्ट प्रैक्टिस मॉक की साइड से दे लो, तब तो आपको यहाँ पे समझने में और आसानी होगी और आपको ये पता चलेगा कि आप अभी तक आपकी तैयारी कहाँ है। मैंने बताया था, जैसे पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि ये जो मॉक तैयार किया गया है ना, वो पूरा पूरा बेसिस है एकदम एसएससी जेई का। जिस तरीके के क्वेश्चन एसएससी जेई में है, जो पैटर्न है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, जो ट्रेंड चल रहा है कि यार फ्लूइड के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, पावर प्लांट के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा हैं, उसी ट्रेंड में पूरा पेपर बना हुआ है। आप जाके पहले प्रैक्टिस मॉक में ये पेपर दे लो यार, तब आपको मज़ा आएगा यहाँ पेपर करने में और अपने आप को चेक भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा समय अब बचा नहीं, तो आप ये पहले टेस्ट दे लो, तब यहाँ पे आप कर पाओगे। और मॉक क्यों देना जरूरी है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, पूरा किस तरीके से मॉक अटेम्प्ट करना है वो भी बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट से उसको देख सकते हो। कि मॉक देने से पहले यार, ये मॉक क्वेश्चन के लिए नहीं है, मॉक देना है आपकी स्ट्रेटेजी के लिए। तो आज सीधे क्वेश्चन पे अटैक करते हैं यार। जितना आपको मॉक के बारे में बताना था मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, तो वहां से जाके आप देख सकते हो कि किन 3 बातों का हमको मॉक देने से पहले ध्यान रखना है। तो वो मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूं। आज सीधे क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। और 10 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, 10 क्वेश्चन वहां पे हम लोगों ने पिछली वीडियो में कर लिए थे मॉक। आज स्टार्ट करते हैं सीधे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन 2 स्ट्रोक इंजन द वाल्व पोर्ट्स आर प्रोवाइडेड एट, क्या ऑप्शन है? वॉल्स ऑफ पिस्टन, वॉल्स ऑफ सिलेंडर, वॉल्स ऑफ सिलेंडर हेड, वॉल ऑफ पिस्टन रिंग। अब ये क्वेश्चन है, अब ये आपको पता होगा तो आप विद इन ए सेकंड कर लोगे। विद इन ए सेकंड में करके, और इन्हीं क्वेश्चनों में आपका क्या होता है, समय बचाया जाता है। समय आपके इन्हीं क्वेश्चनों से बचता है। तो आपको अगर पता है ये, आपको अगर ये पता है कि आपको अगर ये पता है, अगर ये आपको पता है कि ये जो वॉल पोर्ट्स होते हैं, पहली बात तो आप ये जानो कि 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक में डिफरेंस क्या होता है। वो अगर आप जानते हो तो ये भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लो कि जो यार उसमें वॉल्व्स लगे होते हैं 4 स्ट्रोक में, और 2 स्ट्रोक इंजन में क्या लगे होते हैं, पोर्ट्स। और वो कहां पे लगे होते हैं, वो वॉल्स ऑफ सिलेंडर पे लगे होते हैं। वो कहां लगे होते हैं, वॉल्स ऑफ सिलेंडर पे लगे होते हैं। आप समझ रहे हो इस बात को? तो जो आपका यहां पे आंसर होगा वो क्या होगा, वो आपका आंसर क्या होगा, वॉल्स ऑफ सिलेंडर। अब इसमें और क्या क्वेश्चन बन पाएगा और इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वो आपके सारे आपके की पॉइंट में मिलेंगे आपको। ये देखो, आपको पूरा डायग्राम के साथ दिखाया गया है कि पोर्ट्स कहां लगे हुए हैं। वॉल्स ऑफ सिलेंडर, ये जो आपका पोर्ट्स होता है वो सिलेंडर वॉल पे लगा होता है। ये देखो आप, यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट गैसेस पोर्ट है और ये आपका इनलेट पोर्ट दिखा रहा है। और ये 4 स्ट्रोक की अगर बात करेंगे तो उसमें पोर्ट नहीं होता है यार, उसमें वॉल्व्स लगे होते हैं, इनलेट वॉल्व, एग्जॉस्ट वॉल्व। समझ रहे हो आप बात को? तो ये अगर आपको पता है तो विद इन ए सेकंड ये क्वेश्चन होगा कि यार ये। और इसमें देखो क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है, ये तो देख लिया आपने, 2 स्ट्रोक इंजन द वॉल पोर्ट्स आर प्रोवाइडेड इन द वॉल्स ऑफ सिलेंडर। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 स्ट्रोक से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ये जो की पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्जी बातें नहीं लिखी हैं यार कि क्या होता है क्या नहीं। अगर क्वेश्चन अगर आपका 2 स्ट्रोक इंजन का जैसे पूछा गया, उसमें और क्या पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा 2 स्ट्रोक में और नहीं पूछा जा सकता है। सबसे मेन की पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। क्या है कि 1 पावर स्ट्रोक ऑफ ईच रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट देयर आर इनलेट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट इंस्टेड ऑफ वॉल्व। वॉल्व कहां लगे होते हैं, वो आपके 4 स्ट्रोक में होते हैं। और क्या पूछा जा सकता है, फॉर सेम वेट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इससे भी क्वेश्चन आया चुका है और फिर आएगा, ये फिर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फॉर सेम वेट 2 स्ट्रोक इंजन गिव द ट्वाइस द पावर दैट ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। वहां पे सीधे ये लाइन लिखी रहती है कि फॉर द सेम वेट 2 स्ट्रोक का पावर 4 स्ट्रोक के कंपैरिजन में लेस होता है, मोर होता है, इक्वल होता है, नन ऑफ द अबव। एक एक लाइन अपने आप में ही क्वेश्चन है, इसीलिए ये जो की पॉइंट लिखे हैं ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इस तरीके से फ्रेम ही किया गया है ना मॉक पूरा, कि आपका जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है, अब इसके साथ आप जैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, आप सोल्यूशन में गए, तो आपको सोल्यूशन में एक तरीके की एक एक पॉइंट आपको क्या क्वेश्चन ही है, आप इनको अब देख लो। ये आप देखोगे ना पीवाईक्यू में भी आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आ चुका है कि फॉर सेम वेट किसकी पावर ज्यादा होती है, 2 स्ट्रोक की ज्यादा होती है या 4 स्ट्रोक की, तो आप क्या बताओगे 2 स्ट्रोक की। तो अपने आप में ही एक एक लाइन, और इसमें जो फ्लाई व्हील होता है वो क्या होता है, इन कंपैरिजन ऑफ 4 स्ट्रोक स्मॉलर होता है, बस खत्म। तो आपका ये जो क्वेश्चन है, आपका जो ये क्वेश्चन है, अब आप समझ गए होंगे कि ये अगर आपको पता है उससे रिलेटेड सारी बातें यहां पे लिखी, और आपको ये दिखा भी दिया गया है कि यार इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट कहां पे लगा होता है, सिलेंडर वॉल। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये गलत दब गया, 112 देखते हैं पहले, गलत दब गया आंसर। देखो, इन स्टीम पावर प्लांट द रेशियो ऑफ आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप इन द प्राइम मूवर टू द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड पर यूनिट मास ऑफ स्टीम इज नोन एज, क्या होता है, ये बताया था मैंने, ये बताया था मैंने, किसमें बताया था ये मैंने, ये जब मैंने रैंकाइन साइकिल पढ़ाया था, रैंकाइन साइकिल में आपको मैंने ये बताया था कि रैंकाइन साइकिल में ये बताया था कि जो आपका ये पूछ रहा है क्या, देखो प्राइम मूवर टू द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड पर यूनिट मास इज नोन एज, तो आपको क्या बताया था कि जब इफिशियंसी निकालते थे यार रैंकाइन साइकिल की, जब इफिशियंसी निकालते थे, और इसमें क्या पूछा है, इन स्टीम पावर प्लांट द रेशियो ऑफ आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप इन द प्राइम मूवर टू द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, तो प्राइम मूवर में क्या होता था, टरबाइन का वर्क होता था, पंप का वर्क होता था, और क्यू सप्लाइड होता था। अब ये क्या बोला था, आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप, आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप, आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप। तो यहां पे जब आप निकालते थे ना टरबाइन में, देखो ये बताया था मैंने आपको पूरा प्रॉपर तरीके से, यहां से पंप लगा होता है, यहां से बॉयलर, ये बॉयलर होता है, और यहां टरबाइन लगी होती है। अगर यहां का जो पॉइंट, अगर हम पंप को 1 दें, 2 दें, 3 दें और 4 दें, और यहां की एंथैल्पी अगर H3 हो और ये H2 हो, ये H1 हो, H4 हो, तो यहां से हम लोगों ने क्या किया था, पंप का जो वर्क आता है वो बहुत लेस होता है, बहुत लेस होता है इन कंपैरिजन ऑफ टरबाइन। तो इसको क्या कर देते हैं, आप निगलेक्ट मान लेते हैं, बहुत कम आता है यार पंप का वर्क। और जो पंप का वर्क निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, VDP से भी निकालते हैं, ये सब बता चुका हूं मैं पूरी बातें। तो यहां से जब ये इसको निगलेक्ट करते हैं तो क्या आ जाता है, टरबाइन वर्क अपॉन क्यू सप्लाइड, और जो टरबाइन वर्क को क्या लिखोगे आप, S3 माइनस H, यहां पे 4 अपॉन क्यू सप्लाइड क्या लिखोगे, S3 माइनस H2, और यही पूछा है, और ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा, रैंकाइन साइकिल। वो गलत क्लिक हो गया, वो रैंकाइन इफिशियंसी है। ये बता चुका हूं मैं, पूरी चीजें बता चुका हूं आपको, ये पूरी चीजें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, क्योंकि ये तो मैंने पढ़ा ही चुका है, रैंकाइन साइकिल आपको पूरा पढ़ा चुका हूं मैं। अब देखो यही चीजें यहां पे बताई गई, ये कि 4 प्रोसेस आपको बताया था मैं यार, 4 प्रोसेस बताया था आपको, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ये 4 प्रोसेस होते थे रैंकाइन साइकिल, पूरा डिटेल में खत्म किया है। अगर आप रैंकाइन साइकिल आप नहीं पढ़े हो तो आप जाके प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हो, पूरा प्रॉपर उसमें बताया मैंने, रीहीट आपको बताया, उसमें रीजनरेशन भी बताया, इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफ रैंकाइन साइकिल भी बताया है, वर्क रेशियो सारा खत्म किया हुआ है इसमें, और ये भी वहां पे ऐसे एग्जाम्पल भी लेके सॉल्व कराया मैंने, और ये आते ही हैं यार, आते ही। तो आपने यहां पे देख लिया कि कैसे ये निकाला गया है, ये बता चुका हूं मैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तेजी के साथ आज क्वेश्चन करेंगे यार, तेजी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप देखो, ए लिक्विड कंप्रेस्ड इन सिलेंडर हैज अ वॉल्यूम, ये दे रखा है वॉल्यूम, एक मिनट, वॉल्यूम कितना दे रखा है 0.04 एट 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम ऑफ कितना ये किया जा रहा है 0.039 से लेके कितना प्रेशर है 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको बताना है द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लिक्विड इज,
बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आपको पता होगा। क्या होता है बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला? बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला आपको पता होगा डेल्टा पी अपॉन माइनस डेल्टा वी अपॉन पी। बस रख दो, बस रख दो। अब ये सब क्वेश्चन जब एक बार में जाओ ना, आपको कर जानी चाहिए, ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना है आपको। इसमें कुछ बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। और ये वहां पे आप सुंदर सुंदर ये सब नहीं लिखोगे कि V1 की वैल्यू 0.04 दे रखा है, P1 की वैल्यू 50 दे रखा है, V2 की वैल्यू 0.039 दे रखा है और P2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 150 kg पर। ये नहीं लिखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसमें टाइम वेस्ट होगा, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्यों लिखोगे आप? ये लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। ये सब नहीं, डायरेक्ट आपने फॉर्मूला देखा बल्क मॉडुलस का, आपको फॉर्मूला पता है K इक्वल्स टू डेल्टा पी। अब यहां पे रखो आप 150, डायरेक्ट 150 माइनस 50 अपॉन डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 0, V2 की वैल्यू कितनी 0.039 माइनस 0.04 अपॉन कितना है 0.04। ये फिर इसमें से कितना गया 100 और ये ऊपर चला गया 0.04। यहां से कितना बचा आपका, ये इसमें से आप घटाओगे तो 0 पॉइंट आपका क्या आया, यहां पे जब आप घटाओगे इसको 0.04 तो ये आ जाएगा आपका माइनस में आएगा, और माइनस माइनस यहां पे क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, माइनस में आएगा और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा यहां पे प्लस आ जाएगा। समझ रहे हो आप बात को? 0। अब यहां से आप जब निकालोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4000। इस तरीके से क्वेश्चन करना, इतनी तेजी के साथ क्वेश्चन करना। और आप अगर ये लिखने में लगा है कि P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, P2 की वैल्यू V2, ये गलत है। इस तरीके से नहीं करना, आपको डायरेक्ट ये करना आना चाहिए। डायरेक्ट आप करो इसको, ऐसे नहीं होगा। आप समझो इस बात, आपको डायरेक्ट ये लिखा हो जाना चाहिए। आप देखो क्या आंसर आ रहा है, ये देखो इसमें भी डायरेक्ट लिखा है। कोई P1 ये सब आपको करने की जरूरत है नहीं है, ये टाइम वेस्ट होता है, टाइम वेस्ट है ये। आपको फॉर्मूला डायरेक्ट पता है बल्क मॉडुलस का डेल्टा P अपॉन क्या डेल्टा V अपॉन V। ये तो समझने के लिए लिखा गया, इतना लंबा प्रोसेस आपको नहीं। आपको डायरेक्ट ये लाइन याद होनी चाहिए, बस ये कि कैसे P2 डायरेक्ट आप देखोगे क्वेश्चन में P2 की वैल्यू कितनी हो रही है 150, P1 की वैल्यू 50, डायरेक्ट लिखते जाओगे आप। और आपको V1 की वैल्यू कितनी दे रखी 0.04 और V2 की वैल्यू कितनी दे रखी 0.039। अब डायरेक्ट आप फॉर्मूले में रखोगे और वन लाइन में आपको इसमें 3 से 4 सेकंड लगने चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं। आप समझ रहे हो इस बात? तो ऐसे क्वेश्चन करना पड़ेगा इसको। ये नहीं कि सुंदर सुंदर आप इस तरीके से लिख रहे हो V1 V2 P1 P2, नहीं, बहुत ही गलत अप्रोच है। आप नोट्स थोड़ी बना रहे हो वहां, नहीं। आप डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता, आपने डायरेक्ट लिखा, डायरेक्ट डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V, डायरेक्ट डेल्टा P की वैल्यू रखी, डेल्टा V की वैल्यू रखी, कैलकुलेशन कर ली। ये बस करना पड़ेगा तुरंत। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ था नहीं। इसमें बस आप बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लगाओ डेल्टा P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। अगर बल्क मॉडुलस का आपका फॉर्मूला है पता है तो 3 से 4 सेकंड में क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 114, देखो ये क्या क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैकेनिकल प्रेशर ऑफ फ्लूइड एलिमेंट। अब क्या है पहला, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर टेंसर एंड डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस अपॉन विच इट एक्ट्स। सेकेंड क्या है, इट इज ए जीरो ऑर्डर टेंसर एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस अपॉन विच इट एक्ट। थर्ड ऑप्शन क्या है, इट इज ए जीरो ऑर्डर टेंसर एंड डिपेंड्स अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस अपॉन विच इट एक्ट। फोर्थ ऑप्शन क्या है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस अपॉन विच इट एक्ट। और डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए भी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब हिंदी में है, पूरा हिंदी में प्रॉपर तरीके से, जिस तरीके से एग्जाम में SSC JEE में आता है उसी तरीके से है कि द्रव तत्व के यांत्रिक दबाव के बारे में सही कथन चुने। तो ये नहीं आपको समझना है कि आपके लिए नहीं है, पूरा प्रॉपर तरीके से हिंदी में क्वेश्चन
किया गया है, और जिस लैंग्वेज में वहां लिख के आता वही है सेम। तो पॉलिटेक्निक वाले भाई हैं, जितने विद्यार्थी हैं, जितना आप हिंदी में आप देख रहे हो, पूरा प्रॉपर तरीके से दे रखा है। आप भी पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो एकदम। और कहां से अटेम्प्ट करोगे? जाके प्रैक्टिस मॉक पे जाओ, वहां पे एसएससी जेईई मैकेनिकल वाले हो तो मैकेनिकल, सिविल वाले हो तो सिविल, जाके वहां पे चूज करके यहाँ पे प्रैक्टिस मॉक पे एक फ्री दे रखा है, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अब आइए बात करते हैं इसमें प्रेशर लिमिट, और ये तो आपको पता ही है। अगर हम प्रेशर के बारे में बात करते हैं, प्रेशर के बारे में बात करते हैं, प्रेशर के बारे में क्या होता है? ये टेंसर होता है? नहीं यार, ये टेंसर तो नहीं होता। सबसे पहले तो आपको टेंसर के बारे में पता होना चाहिए कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है, और आपका टेंसर क्या है। स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, डायरेक्शन उनकी नहीं होती है, उनकी डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्या होता है? जिसमें आपका क्या डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अब नया आता है टेंसर। टेंसर क्या होता है? टेंसर क्या होता है? टेंसर यार, जिसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन इनको स्पेसिफाई करने के लिए वन से ज्यादा डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। दैट इज कॉल्ड व्हाट? टेंसर। टेंसर होता है उसे। सबसे पहले तो अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आपको तीनों चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है और टेंसर क्वांटिटीज क्या होती है। ये तीनों पता होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि स्केलर क्या होता है, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। वेक्टर क्या है? जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। और जो आपका टेंसर प्रॉपर्टी है, टेंसर क्या होता है? वो तो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, लेकिन उसके स्पेसिफाई करने के लिए वन से ज्यादा डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे कहां देखा था आपने कभी प्रेशर को ये देखा है क्या कि PXY लिख रहे हैं? आपने कभी देखा है PXY लिख रहे हैं, PYZ लिख रहे हैं? नहीं यार, सब सेम होता है वहां पे। लेकिन ये चीज कहां देखा है आपने स्ट्रेस में देखा है। आपने स्ट्रेस में क्या देखा है? वहां पे सिग्मा XY लिखते हैं, सिग्मा YZ लिखते हैं, सिग्मा ZX लिखते हैं। तो आपका स्ट्रेस क्या हो गया? टेंसर। लेकिन प्रेशर को आपने ऐसे देखा है क्या कहीं लिखे हुए? नहीं। उसका सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। सिर्फ प्रेशर का मैग्नीट्यूड होता है। हर डायरेक्शन में वो क्या होता है? सेम इंटेंसिटी होती है। समझ रहे हो आप? तो प्रेशर क्या हो गया? सिर्फ प्रेशर का क्या होता है? मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन प्रेशर का नहीं होता है। तो ऑप्शन देखो अब कौन सा ऑप्शन है? इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर टेंसर। प्रेशर के बारे में तो ऑप्शन गलत तुरंत। अब ये देखो, जीरो ऑर्डर टेंसर, जीरो ऑर्डर टेंसर, दोनों ऑप्शन में। फर्स्ट ऑर्डर, ये तो गलत हो गया, टेंसर तो है ही नहीं है यार। फर्स्ट ऑर्डर टेंसर तो है ही नहीं है, ये तो स्केलर क्वांटिटी है। तो दो ऑप्शन तो उड़ गए तुरंत। अब देखो, इट इज ए जीरो ऑर्डर टेंसर एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस अपॉन विच इट एक्ट। और दूसरा ऑप्शन क्या है? इट इज जीरो ऑर्डर टेंशन एंड डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ सरफेस अपॉन विच इट एक्ट। किस पे डिपेंड करता है? ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है क्या प्रेशर? नहीं, प्रेशर ओरिएंटेशन पे तो डिपेंड ही नहीं करता। हर डायरेक्शन पे उस पे प्रेशर की वैल्यू क्या होती है? सेम होती है, सेम होती है। ये तो आपने देखा ही है। तो ये आपका क्या हो गया? ऑप्शन। ऑप्शन क्या हो गया आपका? ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट। It is zero order tension and does not depend upon the orientation of surface upon which it act. हो गया से खत्म। और इसके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट क्वेश्चन में आ सकता है, वो अब मैंने यहां पे लिख दिया है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट क्वेश्चन करेंगे यार। और जो जैसे आपको देख क्या लिखा है? प्रेशर इज जीरो ऑर्डर टेंशन, प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज व्हाट? स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड इट have only magnitude not direction। कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपको ये नहीं पता है तो वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। और क्वेश्चन ऐसे आते हैं। फिर क्या है? नेट प्रेशर एक्टिंग अपॉन एलिमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंक्लाइनेशन। अब की पॉइंट में देखो आपका क्या है? टेंसर आर दोज दैट हैव मैग्नीट्यूड बट नीड टू आर मोर डायरेक्शन फीचर इन ऑर्डर टू फुली स्पेसिफाई। बहुत लोग को तो यही नहीं पता होगा कि टेंसर क्या है, इसीलिए मैंने की पॉइंट में इसको डाला है। पूरा प्रॉपर तरीके से आप देख लो किस तरीके का मॉक तैयार किया गया है। आपको जिस चीज में कंफ्यूजन होगा वो आपको की पॉइंट में मिलेगा, आपको की पॉइंट में मिलेगा वो चीज। देख लो आप, सारी चीजें यहां पे बताई गई हैं टेंसर के बारे में। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आपको नहीं पता है वो आपके की पॉइंट में मिल जाएंगी, आपको चीजें समझ में आएंगी। ये है मॉक।
और प्रैक्टिस मॉक आपके लिए इसी तरीके की की पॉइंट आपको जो पता है ना आप कहां लैग कर सकते हो। कुछ लोगों को टेंसर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो पूरा प्रॉपर तरीके से उसको लिखा है, अब यहां से आप पढ़ के पूरा बता सकते हो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखो आप, ये देखो बढ़िया क्वेश्चन एकदम। If the jet of water area A strike with velocity v, a series of flat plate mounted on a wheel with mean diameter d rotating at n revolution per minute, then the force exerted will be equals to, force exerted will equals to। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सेम क्वेश्चन था, उसमें एफिशिएंसी पूछा था, उसमें एफिशिएंसी पूछा था कि एफिशिएंसी किससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए, किससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं होनी चाहिए। तो उसमें हम लोगों ने क्या बताया था यार 50%, और वो क्या कंडीशन होती थी कि जो हमारी ब्लड वेलोसिटी होती थी वो जेड वेलोसिटी के हाफ होती थी। ये कल पढ़ लिया। आज क्या पूछा इन्होंने कि फोर्स बताना है यार, फोर्स बताना है, फोर्स बताना है। अब आप जानते हो इसमें सीधे फॉर्मूला आपको पता होता है कि इसमें जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। आप जानते हो कि ये चेंज इन मोमेंटम होता है, चेंज इन मोमेंटम। जेट से जा रहा है पानी, आप नंबर ऑफ व्हील पे वैंस लगे हुए हैं, नंबर ऑफ वैंस लगे हुए हैं, ऐसे इस तरीके से लगे हुए हैं। यहां से जेट से वेलोसिटी जा रही है यहां पे पूरा, तो जो यहां पे फोर्स निकल के आता है ना, इसके वेलोसिटी क्या है u है और इसका मीन डायमीटर क्या है d। तो यहां पे जो आप फोर्स निकालते हो चेंज इन मोमेंटम से निकालते हो। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है m, और चेंज इन वेलोसिटी, और m की वैल्यू क्या है रो ए वी v माइनस यू, खत्म। यही तो पढ़ा है, ये सब पढ़ रखा है आपने फ्लूइड में डायरेक्ट कि F इक्वल टू यहां से क्या निकालोगे, चेंज इन मोमेंटम से निकालेंगे, और M इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, और मास की वैल्यू यहां पे क्या होगी रो ए वी v माइनस यू, और U की वैल्यू यहां पे क्या है, U इक्वल्स टू ब्लड वेलोसिटी है ना पाई डी एन बाई 60, पाई डी एन बाई 60। अब रख दो जरा, F इक्वल्स टू रो ए वी v माइनस पाई डी एन बाई 60, और यहां से आपको कंफ्यूज करने के लिए G अलग से दे रखा है, ये G अलग से दे रखा है, ये कुछ नहीं है, फोर्स पर यूनिट वेट है, फोर्स पर भी यूनिट वेट, इस वजह से कंफ्यूज दे रखा है कि आपने ये फॉर्मूला कहीं देखा ही नहीं है यही। इसको बस नाम चेंज करने के लिए यहां पे क्या कर दिया, यहां पे G से डिवाइड कर दिया, और इसको क्या बोल दिया फोर्स पर यूनिट वेट। फोर्स पर यूनिट वेट, खत्म। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, देखो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ये सेकंड ऑप्शन सही हो गया। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकंड ऑप्शन। अरे इधर है बी ऑप्शन, बस करेक्ट। देखो और कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं, देखो फोर्स एक्सर्टेड कितना होता है इतना, फोर्स पर यूनिट वेट, यू की वैल्यू पाई डी एन बाई 60, ये प्रॉपर तरीके से आपको पता, और ये फॉर्मूला आपको पता है, ये फॉर्मूला आपको क्या है पता है, तो ये समझ में आ गया बी ऑप्शन कैसे है। इस तरीके से करोगे विद इन ए सेकंड निकालोगे यार। ये सब क्वेश्चन कंफ्यूज, आपको बस कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे जी दे रखा है, वो आप वहां परेशान हो गए, ये क्या है, कुछ नहीं है यार, फोर्स पर यूनिट वेट है वो, ऐसे ही कंफ्यूज करता है। और ये सब विद इन ए सेकंड वाले क्वेश्चन है, ऐसे उड़ा दोगे तुरंत ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या है, नंबर ऑफ इन्वर्जन फॉर ए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, बहुत फेमस क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, इसमें तो समय ही नहीं लगना चाहिए। नंबर ऑफ इन्वर्जन ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म किसको बोलते हैं, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म। सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म में कितने इन्वर्जन होते हैं, 4, ये तो आपको पता ही, 4 इन्वर्जन होते हैं, ये तो अपने टॉम में पहला चैप्टर है ये टॉम का मैकेनिज्म, वहां पे ये सिंगल स्लाइडर, ये बार बार क्वेश्चन पूछा भी गया, कई एग्जामों में भी पूछा गया और इसमें भी पूछता है। तो सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म की अगर बात आएगी तो इसके कितने इन्वर्जन होंगे, 4। पहले सिलेंडर को फिक्स करते हैं, इन्वर्जन क्या होता है अब ये बताओ पहले आप, इन्वर्जन क्या होता है, किसी मैकेनिज्म में जो आप बात करते हो ना कि उसके लिंक को फिक्स कर करके, बार बार जो मैकेनिज्म बनती है डिफरेंट लिंक को फिक्स करके,
जो मैकेनिज्म बनती है उनको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं। आप समझ रहे हो बात को? इसको, इस चीज को आप समझ पा रहे हो कि जो आपकी मैकेनिज्म है उसमें बहुत सारी लिंक का असेंबली होता है और उस लिंक में डिफरेंट लिंक को फिक्स करके जो मैकेनिज्म हमको मिलती है उनको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन बोलते हैं। और सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म में कितने इन्वर्जन होते हैं? 4। उसमें क्या फिक्स करते हैं? एक सिलेंडर फिक्स करते हैं, फिर क्या फिक्स करते हैं? क्रैंक को फिक्स करते हैं, फिर क्या फिक्स करते हैं? कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं, फिर क्या फिक्स करते हैं? स्लाइडर। तो 4 पार्ट है इसमें, चारों लिंक को अलग अलग टाइम पे फिक्स करके हम डिफरेंट इन्वर्जन्स निकालते हैं। जैसे आप सिलेंडर को फिक्स करोगे तो उसमें क्या मिलेगा? रेसिप्रोकेटिंग इंजन मिलेगा, रेसिप्रोकेटिंग इंजन मिलेगा आपको, रेसिप्रोकेटिंग पंप मिलेगा आपको। जैसे ही आपने क्रैंक को फिक्स किया, क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म मिलेगा आपको, रोटेटरी इंजन मिलेगा आपको। आप उसके बाद फिर कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करोगे, कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करोगे, स्लॉटेड लीवर मैकेनिज्म मिलेगा आपको, ऑसिलेटरी इंजन मिलेगा आपको। फिर आप अगर स्लाइडर को फिक्स करते हो तो आपको क्या मिलेगा? हैंड पंप मिलेगा। पूरा प्रॉपर तरीके से ये इन्वर्जन होता है आपका। क्या है ये? इन्वर्जन है आपका। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी। और पूरा बताया है इसमें, जो जो मैंने बातें बताई पूरा की पॉइंट में लिखा हुआ है, पूरा की पॉइंट में लिखा है। सबसे बेसिक क्वेश्चन है टोम का ये कि कितने कितने इन्वर्जन्स होते हैं आपके किसमें? स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म। तो मैंने आपको बताया क्या है कि नंबर ऑफ इन्वर्जन ऑफ स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म इज 4। और क्या क्या होता है? अब देखो, आप क्रैंक को फिक्स किया है, कनेक्टिंग रॉड को फिक्स किया है, स्लाइडर को फिक्स किया और पिस्टन सिलेंडर को फिक्स किया है। और सारे के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एग्जाम्पल है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यही पूछता है आपसे, यही पूछ लेगा आपसे ये। तो अब आपको इस पे क्लियरिटी आ गई होगी यार। ऐसे करने विद इन ए सेकेंड क्वेश्चन करना है कि यार अब इसी में क्या पूछता है। अभी तो क्या पूछा है इन्होंने? सिंगल स्लाइडर के लिए पूछ लिया, फिर कभी कभी क्या पूछ लेते हैं? डबल स्लाइडर के लिए पूछ लेते हैं। इसमें क्या कर देगा? यहां पे सिंगल, ये स्लाइडर क्रैंक की जगह पे डबल स्लाइडर लगा देगा। वहां पे भी आप देखते हो उसमें भी डिफरेंट लिंक मिलती हैं आपको। स्लाइडर को फिक्स करता है, 2 स्लाइडरों को कनेक्ट करने वाले को फिक्स करता है, स्लॉटेड प्लेट को फिक्स करता है। वहां से आपको इन्वर्जन्स मिलते हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रायमल मिलते हैं, स्कॉच यॉक मैकेनिज्म मिलता है। आप समझ रहे हो इस सब बात को? तो वो डबल स्लाइडर की कहानी होगी। ऐसे ही आपको 4 बार मैकेनिज्म में मिलता है। तो ये सब आपने टोम में पढ़ा होगा। और ये क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन है थ्योरी ऑफ मशीन का। और पूछता क्या है वो, आपको ये भी मैं बता दूं, पूछता क्या है वो, उसमें आपको ये एग्जांपल दे देगा। क्या दे देगा? एग्जांपल कि यार ये बताओ विथ वर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म कौन सा मैकेनिज्म है? सिंगल स्लाइडर का कि डबल स्लाइडर का? किसका एग्जांपल है? या ये पूछ लेगा कि किसको फिक्स करके मिलता है, कौन सी लिंक को सिंगल स्लाइडर में फिक्स करके मिलता है? क्रैंक को फिक्स करके, कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करके। इसी से क्वेश्चन पूछेगा। जितने ये पॉइंट्स लिखे हैं ना, इसी से क्वेश्चन पूछ लेगा वो, इसी से पूछेगा। देख लो, पूरा प्रॉपर तरीके से जो पेपर में एसएससी जेईई में आता है, पूरा प्रॉपर तरीके से वही है। और आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो की पॉइंट के फॉर्म में हर एक क्वेश्चन में लगभग मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? नेगेटिव अलाइनमेंट्स ऑन द पैटर्न। बहुत फेमस क्वेश्चन, बार बार आता है, बार बार आता है, इस बार भी आएगा। अगर ये कास्टिंग से क्वेश्चन बनाते हैं तो ये जरूर दे देंगे कास्टिंग से। द नेगेटिव अलाइनमेंट्स ऑन द पैटर्न इज, कौन सा है? कौन सा है आपका? इसमें कौन सा अलाउंस है नेगेटिव का? रैपिंग अलाउंस। रैपिंग अलाउंस आपका क्या है? नेगेटिव अलाउंस है। नेगेटिव अलाउंस का मतलब क्या है? नेगेटिव अलाउंस का मतलब क्या है? जो आप वहां पे माउल्ड में रखते हो पैटर्न, उसकी साइज आप क्या करोगे? कम करके रखोगे, कम करके रखोगे। जब इसको निकालते हैं ना तो ठोक बजा के निकालते हैं, तो इसकी साइज जब ये निकलती है तो इंक्रीज कर जाती है। तो इसके जो पैटर्न्स का साइज होता है वो कम रखना पड़ता है। दैट इज व्हाट रैपिंग अलाउंस। क्या हो गया ये? रैपिंग अलाउंस। और इसके अलावा आपका ड्राफ्ट सबके बारे में लिखा हुआ है।
In a wrapping or shake allowance, the pattern is taken out the mold and it is wrapped or shaken so as it to it free it from that joining sand. Due to there may be little increase the size of mold cavity. और ये आपको बहुत तरीके से याद रखना है, क्योंकि बाकी सब क्या होते हैं, पॉजिटिव अलाउंस होते हैं, और वो क्या होता है, निगेटिव अलाउंस होता है रैपिंग। बाकी आपको देखो ट्रैपर और ड्राफ्ट अलाउंस के बारे में भी दे रखा है, फिनिशिंग एंड मशीनिंग अलाउंस के बारे में दे रखा है, ये भी पूछे जाते हैं, ये भी पूछे जाते हैं। टेपर के बारे में भी पूछ लेता है, ये आपके मशीनिंग अलाउंस के बारे में भी पूछ लेता है, और डिस्टॉर्शन अलाउंस के बारे में भी पूछ लेता है। तो जितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके की पॉइंट में पूरा लिखे गए हैं। देखो, तो आपको अब ध्यान रहेगा कि नेगेटिव अलाउंस ऑन द पैटर्न इज व्हाट, रैपिंग अलाउंस। याद होना चाहिए यार, इन सब में सब आपके क्वेश्चन आया आपके सामने, याद है तो आपने तुरंत डी लगा के आगे बढ़ गए, 1 सेकेंड लगेगा। और इन्हीं सब में समय बचा के आप न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चन है, जो कंफ्यूजिंग है, उनको आप वहां पे समय दे सकते हो। 200 क्वेश्चन आपको 120 मिनट में अटेम्प्ट करना है, तो ये स्पीड होनी चाहिए आपकी, बहुत तेजी के साथ करो। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है ये, द एंड्योरेंस लिमिट ऑफ मटेरियल विद फिनिश्ड सरफेस इन कंपैरिजन टू द रफ सरफेस। बताओ आप क्या होगा इसका, कि द एंड्योरेंस लिमिट ऑफ अ मटेरियल विद फिनिश्ड सरफेस इन कंपैरिजन टू रफ सरफेस इज मोर, लेस, सेम, अनप्रेडिक्टेबल। क्या है, यही सेम क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी जेई, एकदम वन लाइनर। अगर आपको चीजें इस पे पता है तो आप विद इन ए सेकेंड करोगे, नहीं पता है तो आप करते रह जाओ, नहीं कर पाओगे। क्या पूछा है कि द एंड्योरेंस लिमिट ऑफ मटेरियल विद फिनिश्ड सरफेस इन कंपैरिजन टू द रफ सरफेस। जो एंड्योरेंस लिमिट होती है ना, आपने ये देखा होगा कि जो एंड्योरेंस लिमिट है वो आपके किन किन बातों पे डिपेंड करता है के बी और के सी, इस तरीके, और सिग्मा ई डैश। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा मशीन डिजाइन, साइज फैक्टर, सरफेस फिनिश फैक्टर, मॉडिफाइंग फैक्टर, ये सब पढ़ा होगा आपने। ये साइज फैक्टर है, के साइज है, और ये सरफेस फिनिश फैक्टर है, और ये के सी मॉडिफाई फैक्टर, बहुत चीजें हैं इसमें। ये मशीन डिजाइन में पहला चैप्टर है आपका फैटिक, उसमें आपने ये पढ़ा होगा एंड्योरेंस लिमिट किस बात पे डिपेंड करता है। अब आप देखो यहाँ पे सरफेस फिनिश का एक फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जो सरफेस फिनिश फैक्टर है ना, जो यहां पे हम जब करते हैं ना, तो उसकी सरफेस को क्या रखते हैं, सॉफ्ट रखते हैं। सॉफ्ट क्यों रखते हैं, मान लो स्क्रैचेज आ गए, उसमें स्क्रैचेज आ गए तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, स्क्रैचेज आ जाएंगी तो उसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। स्ट्रेस कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम कैसे आती है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आती है जो आपका उसका एरिया अचानक से चेंज होता है। तो यहां पे अगर ये सरफेस अब आप फिनिश नहीं रखोगे तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, स्ट्रेस कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए द एंड्योरेंस लिमिट ऑफ मटेरियल विद द फिनिश्ड सरफेस इन कंपैरिजन टू रफ सरफेस आएगा तो इसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए जो सरफेस फिनिश सरफेस है उसकी वैल्यू एंड्योरेंस लिमिट की क्या होगी, मोर होगी। चीजें समझ में आ गई होंगी यार आपको, एकदम प्रॉपर तरीके से आपको रीजन भी बता रहा हूं मैं, और ये पूरा लिखा हुआ है कि the endurance limit of material is defined as the stress below which material can endure an infinite number of repeated load cycle without expecting failure। और कौन कौन से फैक्टर इसको एंड्योरेंस लिमिट को अफेक्ट करते हैं, साइज, सरफेस फिनिश फैक्टर, वहां पे केबी से दिखाया था, साइज फैक्टर के को दिखाया था, रिलायबिलिटी फैक्टर केसी को दिखाया था, केडी एक और फैक्टर होता है मॉडिफाइंग फैक्टर। और सरफेस फिनिश फैक्टर को वहां पे क्या बताया था कि अगर आप वहां पे जो सरफेस है उसको आप साफ सुथरा नहीं लोगे, मतलब उसको अगर आप सॉफ्ट नहीं लोगे, स्क्रैचेज होंगी वहां पे, तो वहां पे किसकी प्रॉब्लम आ सकती है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन की। और स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वजह से आपका एंड्योरेंस लिमिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, उसका कम हो जाएगा। इन कंपैरिजन ऑफ किसके, इन कंपैरिजन ऑफ फिनिश सरफेस के। समझ में आ रही होंगी यार आपको चीजें, पूरा फॉर्मूले होता है और वो फॉर्मूला आपने देखा होगा, सिग्मा ई इक्वल्स टू के ए इंटू के बी इंटू के सी।
के जहां पे क्या साइज फैक्टर होता है, के बी सरफेस फिनिश फैक्टर होता है, के सी रिलायबिलिटी फैक्टर होता है, के डी आपका अगर होता है तो मॉडिफाइंग फैक्टर होता है। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी पूरा, और जो देख रहे हो आप पूरा प्रॉपर तरीके से सोल्यूशन लिखा हुआ है, और जिस तरीके का क्वेश्चन आता है उसी तरीके का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो 119 क्या पूछा है, व्हेन ट्राइंग टू टर्न अ की इनटू अ लॉक द फॉलोइंग इज अप्लाइड, कोप्लेनर फोर्सेस, लीवर, मोमेंट, कपल। बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। जब आप ताले की चाबी को खोलते हो, घुमाते हो, क्या लगता है वहां पे, मोमेंट लगता है, कपल लगता है, कोप्लेनर फोर्सेस। ये तो यार बिल्कुल गलत ही हो गए, ये तो आपके बिल्कुल गलत ही हो गए, कोप्लेनर फोर्सेस नहीं, लीवर नहीं। अब आप बताओ इसमें क्या है। ताले की चाबी जब आप घुमाते हो ना, घुमाते हो उसको पूरा पूरा घुमाते हो ताले की चाबी को, वो क्या लगाता है, वो लगाता है कपल, कपल लगाता है। वो कैसे, देखो ये देखो आप, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगे होते इसके, कपल। आप जब कभी भी ताला खोलते हो ना, देखो आप उसको घुमाते हो प्रॉपर तरीके से, मोमेंट नहीं होता है, वो कपल होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ये भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एसएससी में। अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हुआ, आप मोमेंट लगा के चलिए, ये दो ऑप्शन तो आप कोई नहीं मारोगे, दिक्कत अब मोमेंट अब कपल में हो जाएगी। समझ रहे हो आप बात को, तो ये आपका क्या होगा, कपल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो, ए स्टील रॉड, बढ़िया क्वेश्चन। अब ये बीच में न्यूमेरिकल आपको देता है इस तरीके से। अब ये आप क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो देखो, ए स्टील रॉड 10 mm in diameter and 1 meter long is heated from 20 डिग्री सेल्सियस टू 120 डिग्री सेल्सियस। ई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 गीगा पास्कल। अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। इफ द रॉड इज नॉट फ्री टू एक्सपैंड, नॉट फ्री टू एक्सपैंड, इसका मतलब क्या है, जो रॉड है आपका वो क्या है, फिक्स है। ये क्या हो रहा है, एक्सपैंड नहीं हो पा रहा है। द थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड, द थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड। अब इस पे बताओ, देखो इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। आप समझ रहे हो इस बात को, इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए कि स्ट्रेस आपका क्या आएगा, स्ट्रेस आपका क्या आएगा, E × अल्फा × डेल्टा टी। अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद है तो आप विद इन ए सेकेंड कर लोगे। और ये आप कहां से आता है, अगर इसके प्रूफ करने के चक्कर में आप गए तो इसमें लगेगा सम। अब इसमें क्या होगा कि जो अगर आप हीट कर रहे हो इसको T डिग्री सेल्सियस पे, तो इसका जो डेल्टा एल होता है वो क्या होगा, डेल्टा एल किसकी वजह से आएगा, एक किसकी वजह से आएगा, एक आएगा आपकी टेम्परेचर की वजह से, थर्मल की वजह से, थर्मल की वजह से आएगा। अब वो कितना आता है, वो आएगा आपका एल अल्फा डेल्टा टी, प्लस एक किसकी वजह से आएगा, स्टैटिक की वजह से, वो कितना होता है, PL / AE। PL मान लो यहां पे रिएक्शन कितना लग रहा है, R, तो वहां पे क्या आ जाएगा, RL / AE। और ये देखो आप, ये देखो आप किस उसमें लगेगा, ये बाहर एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, यानी ये किस में रहेगा, कंप्रेशन में रहेगा। या तो माइनस यहां लगा दो, अगर आप नहीं करते हो तो डेल्टा एल यहां पे क्या है, ये फिक्स है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब ये बताओ R/A क्या है, सिग्मा। अब इसको जरा एक तरफ रखो, अल्फा डेल्टा टी इक्वल्स टू माइनस RAL / AE। अब ये बताओ L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इसको क्या बोल दोगे आप, सिग्मा। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, सिग्मा / E इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। यहां से सिग्मा की वैल्यू जब निकालोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा डेल्टा टी × E। या तो आप एग्जाम में ये करने बैठो, ये करोगे क्या एग्जाम में, नहीं 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 नहीं, ये गलती तो करना ही नहीं है। प्रूवमेंट वहां पे जाके कर रहे हो, अब निकालो, ये वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, डायरेक्ट याद होनी चाहिए आपको। ये आपको वैल्यू क्या होनी चाहिए, डायरेक्ट याद होनी चाहिए, तब तो आप वहां पे ये विद इन अ सेकेंड कर पाओगे, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे आप। ये इस बात को समझो, मैं तो इसकी सलाह बिल्कुल नहीं दूं,
नहीं, आपको डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपको स्ट्रेस की वैल्यू ध्यान है तो आप वैल्यू रखोगे, विद इन ए सेकंड में क्वेश्चन निकाल लो। ई की वैल्यू कितनी है आप यहां पे देख लो, 200 गीगा पास्कल। अल्फा की वैल्यू कितनी है 12 इंटू 10⁻⁻⁶, और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है आपकी 20 से 120 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पे आप रख दो, सिग्मा की वैल्यू निकल आएगी। ई की वैल्यू कितनी है आपकी 200 गीगा पास्कल। गीगा का मतलब कितना, गीगा का मतलब आपका हो गया, यहां पे ई की वैल्यू कितनी है 200 गीगा पास्कल यानी 10⁻⁹, और अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 इंटू 10⁻⁻⁶। अब देखो आप डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दे रखी है 120 - 20। बस एक लाइन में आपका आ जाएगा, एक लाइन में आपका आ जाएगा। अब क्या कर दिया 200 इंटू 10⁻⁹ इंटू 12 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 100। अब आप देखो आंसर, आप देखो, अब आप समझ पा रहे हो कि दो ऑप्शन तो आपके तुरंत गलत हो गए, ये खत्म हो गए, तुरंत दो ऑप्शन आपके गलत हो गए। अब तो या तो 240, बस यहां पे क्या खेला है टेंसाइल और कंप्रेशन के साथ। तो आपने देखा है वहां पे, मैंने वहां पे दिखाया भी था कि जब आपको फ्री टू एक्सपेंड वो बोल रहा है यानी यहां फिक्स है, तो यहां पे कौन सा स्ट्रेस लगेगा कंप्रेशन। तो आप इसको बिना कैलकुलेशन किए हुए यहां पे देख सकते हो ना, दो ऑप्शन यहां पे देखा आपने, और ये देख रहे हो 12 इंटू 2 का मल्टीप्लाई किया 240। पूरी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, पूरी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। आपने देखा 12 इंटू 2 यानी 240 तो आएगा ही, वो बाद में बैलेंस करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या टेंसाइल और कंप्रेशन दे रहा है, तो आंसर क्या होगा वहां पे कंप्रेशन, खत्म। ये कैलकुलेट करने की भी पूरी जरूरत नहीं है, पूरी कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। आपने यहां से देखा यार कि 12 इंटू 2 और 100 है सब, यहां पे 12 दूना 24 यानी 240 तो आएगा ही, यानी 24 के टर्म में आएगा। ये देखो अब यहां पे टेंसाइल और कंप्रेशन दे दिया, टेंसाइल और कंप्रेशन दे दिया, आप तो बताओगे टेंसाइल तो हो ही नहीं सकता, कंप्रेशन होगा, तो ये इसको पूरा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं। एग्जाम में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। आपने देखा यार 12 इंटू 240 यानी 240 तो आएगा, ये तो ऑप्शन दो तुरंत एलिमिनेट हो गए। फिर बचा क्या टेंसाइल और कंप्रेशन। आपने देखा यहां पे क्या आएगा, यहां पे आपने देखा क्या आएगा, यहां से तो आपका आएगा कंप्रेशन, और कंप्रेशन देख के आपने तुरंत ऑप्शन मार दिया, खत्म। वहां पे इस तरीके से करना पड़ेगा क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। अब यहां पे आप पूरा मल्टीप्लाई करने में लग गए कि यार 10 के बैलेंस करूं मैं इसको, ये फिर करूं, फिर ये टाइम वेस्ट। आपने फिर ये सिर्फ वहां पे आपने क्या देखा कि यार बाकी सब तो कुछ नहीं है, 12 है और 2 है यानी 24 के टर्म में कुछ आएगा, और आपने देखा है कि यहां पे ऑप्शन 120 ये तो तुरंत एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म। अब बचा जब 224 के टर्म में, 24 के टर्म में, तो यहां पे इन्होंने बस ऑप्शन में दे ही दिया ना, आपको कैलकुलेशन पूरी करने की जरूरत नहीं है। टेंसाइल है कंप्रेशन यानी तो टेंसाइल होगा, नहीं तो कंप्रेशन होगा। देखो तरीके से करना पड़ेगा क्वेश्चन। अगर आप इसके चक्कर में गए पूरा सुंदर सुंदर बढ़िया अच्छे तरीके से लिखने लगे कि यार 10⁻9 है, 6 है, यहां से फिर हम इसको 10⁻⁻6 है, यहाँ पे 12 है, फिर उसका मल्टीप्लाई करा है, फिर आप लिख रहे हो 240 मेगा पास्कल, समय लगेगा यार इसमें। ये करने की जरूरत नहीं ना, मैं ये करने की राय दूंगा आपको। ऑप्शन आप वहां देखते रहो, ऑप्शन देखते रहो वहां पे कि किस तरीके से आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़े। क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, यही इसीलिए तो मॉक लाए हैं। इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इसमें कितना क्या करने की जरूरत, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं। इसमें टाइम इसलिए ले रहा हूं कि ये क्वेश्चन पहली बार में ही हो जाना चाहिए। आपने सीधे, आपको पहली बात तो सिग्मा की वैल्यू पता होनी चाहिए, क्या है कि यार ई अल्फा डेल्टा टी। आपने अब क्या किया, ई की वैल्यू रखा 200 गीगा पास्कल है यानी 10⁻9, खत्म। अल्फा की वैल्यू कितनी रखी आपने 12 इंटू 10⁻⁻6। फिर डेल्टा टी की वैल्यू कितनी रखी 120 माइनस, अब ये इसको भी आप ये रखो नहीं, आपको सीधे यहाँ पे 120 में से आपने क्या घटाया 20, डायरेक्ट आप 100, एक लाइन में लिखने की आदत डालो। एग्जाम में कैसे करना है वो तो मैं समझाने के लिए इतना डिटेलिंग करता हूं। एक लाइन में अगर आपने ये लिख दिया, अब आपने देखा यार कि 12 है 2 है यानी 24 आएगा, 12 दूना 24, 24 आएगा 24 के टर्म में। तो आपने ऑप्शन देखा वहां से, अब ये नहीं कि आप वहां पे पूरा कैलकुलेशन कर रहे हो, नहीं, गलत, ये अप्रोच होनी ही नहीं चाहिए। आपका ऑप्शन पे निगाह होनी चाहिए कि आपके ऑप्शन किस उस पे दिए हैं,
आपका ऑप्शन देखो जरा कि आपने यहां देखा है 12 इंटू 2 यानी 2/4 के टर्म में आएगा कुछ, आपने देखा 120 गलत। अब बचा क्या 240 टेंसाइल 240 कंप्रेसिव। अब आपको ये पता होगा कि सिग्मा जो आता है वहां पे उन्होंने क्या बोला, नॉट फ्री टू एक्सपेंड, यानी इस पे जो आता है वो क्या होता है, कंप्रेसिव। ये पता होना चाहिए, तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। अब ये वहां पे आपने देखा और तुरंत आपने क्या लगा दिया, डी ऑप्शन। तो आपको कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आपने यहीं से देख लिया यार 240 120 ऑप्शन एलिमिनेट और आपका क्या हो गया 240 कंप्रेसर। तो ये अप्रोच अगर आप नहीं लगाओगे तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट। अब ये आप इस तरीके से अगर करने गए, ये तो आपको समझाने के लिए ऐसा किया गया, ये आपको समझाने के लिए ऐसा किया गया, वहां ऐसे नहीं करना है। वहां आप एक लाइन में लिखोगे, एक लाइन में आपको लिखना है, ये लाइन डायरेक्ट लिखी जानी चाहिए। और फिर यहां से भी कैलकुलेट नहीं करोगे आप, डायरेक्ट आप देखोगे यार ऑप्शन पे निगाह तुरंत होनी चाहिए कि विदाउट कैलकुलेशन हमारा आंसर मिल रहा है क्या, हाँ तो हो गया। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 121 क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फैन फ्रॉम क्या होता है, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम और सर्कुलेटेड सिस्टम। थर्मोडायनेमिक फर्स्ट चैप्टर, व्हाट इज ए क्लोज सिस्टम, व्हाट इज ए ओपन सिस्टम, व्हाट इज ए आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है, मास का ट्रांसफर नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ये पता होना चाहिए। और उसके बाद ओपन सिस्टम क्या होता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछता है, मास और एनर्जी का ट्रांसफर दोनों होता है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जिसमें मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर नहीं होता है। तो मास और एनर्जी का ट्रांसफर किसमें से होता है, बताओ जरा, ये किसमें से होता है, मास और उसमें। तो आपने ये बता दिया कि जिस आपके ओपन सिस्टम में आपका क्या होता है, मास और एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और आप ये देखे होगे कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में मास और एनर्जी का ट्रांसफर दोनों होता है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। ऐसे तुरंत विद इन ए सेकेंड होना चाहिए यार। आपने देखा यार कि सेंट्रीफ्यूगल फैन दिया हुआ, तो सेंट्रीफ्यूगल फैन में आपको पता है यार मास और एनर्जी का ट्रांसफर दोनों होता है, और वो किसमें होता है, ओपन सिस्टम। खत्म, आपका क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। ये पूरा आपको बता दिया गया कि क्लोज सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एसएससी में। उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल के आते हैं ना, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, नहीं इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन हो गया। अब आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ कोरोलरी ऑफ कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरी के बारे में कौन सा परिणाम सही है, देखो जरा। द एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लेवल इज द सेम। द एफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लेवल इज डिफरेंट। द एफिशिएंसी ऑफ ऑल इररिवर्सिबल। जैसे ही आपने कार्नोट थ्योरम देखा और इररिवर्सिबल देखा, सजग हो जाओ। क्या बोल रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ ऑल इररिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लेवल इज द सेम। इररिवर्सिबल तो आता ही नहीं है, इसी को तो हम क्या मानते हो, सारे प्रोसेस इसमें रिवर्सिबल होते हैं। तो ये आपका पढ़ने के साथ ही ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत। आपने ये देखा, अरे द एफिशिएंसी ऑफ इररिवर्सिबल हीट इंजन, और यहां पे क्या बोल रहा है आपका, सेम टेम्परेचर लेवल इज द सेम। तो आपने तो यही देखा यार, कार्नोट साइकिल में तो सारे प्रोसेस क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, आइसोथर्मल हीट एडिशन, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, और चारों के चारों प्रोसेस उसमें क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। और रिवर्सिबल होते हैं तो इसमें क्या दे दिया है, रिवर्सिबल। फिर इसमें देखो, द एफिशिएंसी ऑफ ऑल इररिवर्सिबल हीट ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लेवल इज डिफरेंट। इररिवर्सिबल तो होता ही नहीं है कार्नोट में, गलत हो। अब देखो बचा दो ऑप्शन, क्या बोला, द एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लेवल इज डिफरेंट। नहीं, उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, दो इसके होते हैं कोरोलरी। फर्स्ट क्या होता है
कि अगर आपका इफिशियंसी रिवर्सिबल हीट इज सेम टेम्परेचर पे ऑपरेट कर रहा है तो उनकी इफिशियंसी क्या होगी, सेम। और दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है आपको पता ही है कि वर्किंग फ्लूइड पे डिपेंड ही नहीं करता। कार्नोट की इफिशियंसी वर्किंग फ्लूइड पे डिपेंड ही नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता, ओनली टेम्परेचर। ओनली किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो आपका ये खत्म। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ये आपका ऑप्शन सही हो गया आपका ए। ये दोनों आपको मैंने लिख दिया थ्योरी, देख लो दोनों थ्योरी पता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो क्या है, द COP of refrigerant or the reverse Carnot cycle is 5. The ratio of higher absolute temperature to the lower temperature T2 upon T1 को बोला है। क्या बोला है जरा देखना, जरा ध्यान से। क्या पूछा है, the COP of refrigerator on a reverse Carnot cycle is COP is 5 दे रखा है, ठीक। और इसमें क्या बोला है कि जो आपका ये T1 टेम्परेचर है मैक्सिमम, और आपका ये क्या है, ये आपका रेफ्रिजरेटर है मान, और ये आपका क्या है लोअर टेम्परेचर TL, और ये आपका वर्क इधर। अब आपसे क्या बोल रहा है, ये इसको दे रखा है T2, तो COP कितना हो जाएगा इसका, COP हो जाएगा आपका क्या T2 अपॉन T1 माइनस T2, यही तो होगा। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5, और ये कितना हो गया T2 अपॉन T1 माइनस T2। अब देखो, अब यहां पे क्या करो, इसको आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो क्या कि इसको लिखो T1 माइनस T2, और T2 को ले आओ नीचे T2, और इधर आ जाएगा 5 नीचे 1/5, यही तो आएगा। अब आपसे क्या वैल्यू पूछा है, आपसे वैल्यू क्या पूछा है, COP of refrigerator reverse Carnot cycle the ratio of higher absolute temperature to the lower, यानी T2 को इन्होंने क्या बोला है, हायर बोला है, हम लोगों ने क्या ले लिया है, गलत। देखो इन्होंने T2 को क्या बोला है, हायर बोला है, यानी जो T2 टेम्परेचर है वो हायर है, और आपका जो ये रेफ्रिजरेटर है वर्क लेगा, और ये जो आपका टेम्परेचर है वो क्या है T1 है, T1 है। इन्होंने बोल रखा है ना हायर एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू लोअर, तो हायर को इन्होंने क्या बोल रखा है T2, वहां पे हम लोगों ने क्या ले लिया था हायर को T1। अब COP लिखो जरा, COP की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, और हम जानते हैं रेफ्रिजरेटर की जो एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है T1 अपॉन T2 माइनस T1, यही तो होती है। अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा 5। अब आप देखो, अब आप देखो 5 को ले आओ इधर नीचे, और इसको ले जाओ T2 माइनस T1 अपॉन T1। इसको क्या लिख सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो आप क्या T2 अपॉन T1 माइनस 1। अब 1 को यहां पे ले आओ तो ये क्या हो जाएगा आपका T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू 1 प्लस 5 प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा T2 अपॉन T1 इक्वल टू 6/5, और ये कितना आ जाएगा 1.2। देखो पहली बार क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो हायर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है वो T2 दे रखा है, हमने क्या ले लिया था T1, इसलिए गलत आ रहा था। अब देखो आपने क्या हायर टेम्परेचर को T2 लिया और लोअर टेम्परेचर को T1 लिया, फिर यहां से जब आप निकालोगे तो ये कितना आ रहा है 1.2। आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, आंसर आपका सही हो जाएगा 1.2। देखो पूरा प्रॉपर तरीके से निकला हुआ, समझ में आ गया होगा आपको। लास्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं 124, द टेम्परेचर ऑफ पिस्टन इज मैक्सिमम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेम्परेचर किस में मैक्सिमम होता है। द टेम्परेचर ऑफ पिस्टन इज मैक्सिमम एट वॉल ऑफ पिस्टन, क्राउन ऑफ पिस्टन, स्कर्ट ऑफ पिस्टन और पिन होल ऑफ पिस्टन, किसका मैक्सिमम होता है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर, अब या तो इस चीज को आपको पता है, आपको इनके बारे में पूरा पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो द टेम्परेचर ऑफ पिस्टन इज मैक्सिमम कहां पे होता है, क्राउन ऑफ पिस्टन, क्राउन ऑफ पिस्टन पे मैक्सिमम होता है। अब ये कैसे आप देखोगे, डायग्राम देखो, ये यहां से आप समझोगे। देखो पूरा टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन बताया है यहां पे, किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता है क्राउन पे। क्राउन कहां है आपका, ये है क्राउन, ये है आपका क्राउन। ये टेम्परेचर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना वो बता रहा है कि यहां पे सबसे ज्यादा उससे जो पिस्टन का होता है उसके मिड पे क्राउन होता है,
और यहां पे क्राउन पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा मूव करता है। पिस्टन मूव करता है ना, उसमें जो आपका फ्यूल जाता है, आप पेट्रोल में देते हो चाहे आप डीजल में देते हो, तो जो पिस्टन का पार्ट है, क्राउन वाला पार्ट, उसके मिड पे टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। वो उसी का ये ग्राफ है कि टेम्परेचर कैसे कैसे बढ़ता है। देखो ये सब क्वेश्चन आते हैं, यही सब क्वेश्चन आते हैं, आपको पूरा प्रॉपर यहां पे बताया गया है। इस पे देखो पूरी तरीके से आपको बताया गया है किस तरीके से टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब ये चीज आपको अगर पता है तो आप वहां क्वेश्चन पे कर पाओगे, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। चीजें पता होनी चाहिए। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, देखो इस पे जो ऑप्शन दिए है ना, क्राउन ऑफ पिस्टन, ये तो चलो आया भी है, ये क्वेश्चन आता भी है, और इस पे भी बहुत आता है ये, और ये हम लोग छोड़ के जाते हैं। जब आईसी इंजन का हम लोग पीवाईक्यू करेंगे ना, डिटेल में बातें करेंगे, डिटेल में सब कराएंगे, पीवाईक्यू फटाफट पीवाईक्यू कराएंगे। अभी तो मॉक कर रहे हो आप, इस बार समय नहीं है कि पूरा डिटेल कर सके इनका। नहीं, जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है ना आपका, ये आप पूरा प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और इससे क्वेश्चन आता है। कभी कभी तो इस पे ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि क्राउन का जो पिस्टन मैक्सिमम कितना जा सकता है। एसएससी जेईई वाले डेटा पे तो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से पूछते हैं। तो जब पीवाईक्यू कराएंगे इस पे पूरा डिटेल में बात करेंगे कैसे टेम्परेचर मैक्सिमम होता है। और ये इस पे भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, आप पीवाईक्यू लगाओगे ना उसमें भी इसके बारे में पूछा गया है। और यही सब हम लोग छोड़ के जाते हैं, नहीं छोड़ना, कराएंगे ना पीवाईक्यू में। जो जेईई अभ्यास सीरीज है सब कराएंगे उसमें, जितने भी पीवाईक्यू में, और इसके बारे में वहां पे डिटेल में बातें करेंगे। अभी यार उतना समय नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मॉक को कराना है पूरा, इतना डिटेलिंग कर नहीं सकते। लेकिन ये आपका, ये देखो ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके आ भी सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं बता रहा हूं ना, जिस तरीके का एसएससी जेईई क्वेश्चन पूछता है, पूरा जो पेपर बनाया गया है उसी को ध्यान में रख के कराया गया। आप जब ये पेपर दोगे ना, और जो नहीं दिया उसको मैं बार बार यही करूंगा, पहले मॉक दे लो आप। और ये ऐसा नहीं है कि ये सब क्वेश्चन आते नहीं, आते नहीं, ये सब क्वेश्चन इसी तरीके के क्वेश्चन आए हैं, पूरा एनालिसिस करके पूरा मॉक बना है। और ऐसे क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तभी सिलेक्शन होगा। ये सब छोड़ देते हैं सब यार। मैंने जब बॉयलर पढ़ाया तो उसमें भी बताया था, बॉयलर परफॉर्मेंस छोड़ के जाते हैं लोग, नोजल में प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन छोड़ के जाते हैं लोग। और एसएससी जेईई में मैकेनिकल के आप हो तो एक एक दो दो क्वेश्चन बहुत मायने रखता है यार। और अब उन्हीं का होगा ना सिलेक्शन जिनको तुरंत तेजी के साथ करोगे, तेजी के साथ। अभी तक क्या होता था कि आप प्री कर लेते थे, उसके बाद मेंस में आप बोलते तो मेंस में नंबर बढ़ा लेंगे, ऐसा नहीं है अब। प्री भी ऑब्जेक्टिव है, मेंस भी ऑब्जेक्टिव है। तो आपको प्री में भी मैक्सिमम लेके चलना पड़ेगा, मैक्सिमम मार्क्स लेके चलने पड़ेंगे। तो आज हम लोगों ने 14 क्वेश्चन किए हैं, और थोड़ा स्पीड के साथ अब आगे से बढ़ेंगे और मॉक को कंप्लीट करेंगे यार। और आपको क्वेश्चन के साथ साथ तरीके पे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरीके से करना है, कितना डेटा हमको लिखना है, कितना डेटा सिर्फ एग्जाम में लिखना। मैं इसीलिए यहाँ पे तेजी से साथ करा रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करेंगे इसलिए मॉक है यहाँ पे। इसीलिए ज्यादा डिटेलिंग नहीं बता रहा हूं, इन सबको बताएंगे पीवाईक्यू सेशन में बताएंगे। और उसमें जो पीवाईक्यू सेशन में आप देखोगे ना, जो बार बार क्वेश्चन आए उनका डिस्कशन नहीं है, जो लोग नहीं पढ़ के जाते मैंने उसको कराया हुआ है। तो अगर आपने बॉयलर और वो पूरा नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, आगे इसके साथ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।